हेलो गाइस, वेलकम टू सिविल मंत्रा यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी यूनिट 1 का 7th पार्ट, जिसके अंदर हम कवर करने वाले हैं सेंटर स्टेट रिलेशंस को। ठीक है, यूनियन स्टेट रिलेशंस या फिर सेंट्रल स्टेट रिलेशन। तो सेंट्रल स्टेट रिलेशन को हम लोग यूनियन स्टेट रिलेशन भी कहते हैं। तो ये नाम कुछ सुना सुना लग रहा होगा। जब हम लोग फेडरल सिस्टम पढ़ रहे थे इससे पहले वाले वीडियो में, तब मैंने बताया था कि हमारे इंडिया के अंदर बेसिकली फेडरल सिस्टम है, जिसमें दो टाइप ऑफ गवर्नमेंट होती है। एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरी होती है स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को हम लोग यूनियन गवर्नमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों लेवल्स जो हैं गवर्नमेंट के, इनके बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है वो हम इसमें कवर करने वाले हैं। ठीक, तो देखते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, जो हमें पता है, इन द कंट्री इवन दो इट डिस्क्राइब इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट. The term implies that firstly, the Indian Federation is not the result of an agreement between independent unit, and secondly, the units of Indian Federation cannot leave the Federation. तो यहाँ पर सिंपली यही बताया गया है कि इंडिया मेरा एक फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो करता है। ऑल्दो हम लोग बोलते हैं कि यूनियन ऑफ स्टेट्स है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर एक जो पार्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है और जो दूसरा पार्ट है वो स्टेट गवर्नमेंट का है। उसके साथ साथ जो इंडिया का फेडरेशन है, क्योंकि वो फेडरल सिस्टम है, तो वो फेडरेशन को वहां पर लीव नहीं कर सकता है। फिर है इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट। तो इंडिया एक समूह है स्टेट्स का, मतलब बहुत सारे स्टेट्स को मिला के इंडिया का फॉर्मेशन हुआ है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज डिवाइडेड द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड फाइनेंशियल पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट, which gives the constitution a federal character whereas judiciary is integrated in a hierarchical structure. तो ये तो मैंने बताया था कि यहाँ पर बेसिकली क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर जो लेजिस्लेटिव पावर है, एग्जीक्यूटिव पावर है, फाइनेंशियल पावर है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली बताया गया है कि उसका डिवीजन कैसे होगा सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। और अगर बाय चांस यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस हैं, यहाँ पर कोई डिस्प्यूट हो जाता है दोनों के बीच में, तो उस डिस्प्यूट को सेटल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? जुडिशरी की। जैसे हमने वहां पर एग्जाम्पल भी दिया था सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, फिर द सेंट्रल स्टेट रिलेशंस आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट व्हिच आर मेंशन्ड बिलो। तो जो सेंटर और स्टेट के बीच में जो रिलेशन है वो 3 तरीके से डिवाइड है। एक है लेजिस्लेटिव रिलेशन, जो कि मेंशन है मेरा आर्टिकल 245 से 255 तक। दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, जो कि है 256 से 263 आर्टिकल के बीच में। फिर है फाइनेंशियल रिलेशन, जो कि आर्टिकल 268 से 293 के बीच में मेंशन है। ठीक है, तो ये तीनों मेरे रिलेशन है और ये इसके आर्टिकल्स के नंबर याद रख लेना। ठीक है, एक एक करके कवर करते हैं। सबसे पहले लेजिस्लेटिव रिलेशन। सो आर्टिकल 245 टू 255 इन पार्ट 11 डील्स विद डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लेजिस्लेटिव रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट। तो आर्टिकल 245 से 255 के बीच में जितने भी आर्टिकल्स आ गए उसके वो डील करते हैं मेरे लेजिस्लेटिव रिलेशन में, जो कि पार्ट 11 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। इसके अंदर क्या क्या चीजें आ गई? टेरिटोरियल जुरिडिक्शन ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड बाय लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। तो जो भी जुरिडिक्शन यहाँ पर बनाया गया है पार्लियामेंट के थ्रू, वो यहाँ पर इंक्लूडेड है। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स का, वो यहाँ पर मेंशन है। पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट विद रिस्पेक्ट टू मैटर इन द स्टेट लिट। तो जो भी मेरी पार्लियामेंट के पास पावर होगी लेजिस्लेटिव एस्पेक्ट में, वो चीज यहाँ पर मेंशन है। और सेंटर का क्या कंट्रोल होगा स्टेट के लेजिस्लेचर में, वो चीज यहाँ पर मेंशन है। फिर है हाउएवर 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट। तो इसके साथ साथ जो मेरा 7th शेड्यूल है मेरा, वहां पर भी मेरे सेंटर और स्टेट के बीच में कैसे लेजिस्लेटिव पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बताया गया है। अब यहाँ पर बताया है कि द लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स आर डिवाइडेड इनटू लिस्ट 1 द यूनियन लिस्ट, लिस्ट 2 द कॉन्करेंट लिस्ट एंड लिस्ट 3 द स्टेट लिस्ट। तो जैसे मैंने पहले ही बताया था कि वहां पर लिस्ट का फॉर्मेशन हुआ था इसी यूनिट में, कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट। उसी तरह से जो लेजिस्लेटिव रिलेशन के अंदर जो लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स आते हैं बेसिकली, वो भी मेरी 3 लिस्ट में डिवाइड है। बेसिकली इसको बताया गया कि कैसे हम लेजिस्लेटिव रिलेशंस का बेसिकली कैसे हम डिवीजन कर सकते हैं स्टेट और सेंटर के बीच में। ठीक है, तो उसके लिए हमने 3 लिस्ट डिफाइन की है। एक है मेरा यूनियन की लिस्ट, दूसरी है मेरी स्टेट लिस्ट, जो कि लिस्ट 3rd है, जिसमें स्टेट के बारे में बताया गया है। और कॉन्करेंट लिस्ट जैसे हमेशा होता है, उसमें दोनों के बारे में समझाया गया होगा। फिर आता है एट प्रेजेंट देयर आर 100 सब्जेक्ट्स इन यूनियन लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में मेरे 100 सब्जेक्ट्स आते हैं, बेसिकली 100 टॉपिक समझ लो, विच इंक्लूड सब्जेक्ट सच एज फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, रेलवे, पोस्टल सर्विस, बैंकिंग और एटॉमिक एनर्जी, कम्युनिकेशन, करेंसी एक्सेट्रा। तो यूनियन लिस्ट के अंदर 100 सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि यूनियन लेवल को कवर करते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे कि फॉरेन अफेयर्स का सब्जेक्ट, डिफेंस कैसे चल रहा है, रेलवे से रिलेटेड, पोस्टल सर्विस जो होती है वो पोस्ट के थ्रू जो भी हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, या फिर बैंकिंग सेक्टर
सेक्टर से जो भी रिलेटेड सर्विसेज होती हैं, एटॉमिक एनर्जी या फिर कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है, वो या फिर पर्टिकुलर करेंसी से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट्स होंगे वो मेरे यूनियन लिस्ट के अंदर आएंगे। उसके साथ साथ एट प्रेजेंट देयर आर 61 सब्जेक्ट्स इन द स्टेट लिस्ट, और स्टेट लिस्ट के अंदर 61 सब्जेक्ट्स होते हैं। अब ये सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? ये होते हैं पुलिस के बारे में, फिर पब्लिक ऑर्डर, रोडवेज, हेल्थ, एग्रीकल्चर, लोकल गवर्नमेंट, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज, सैनिटेशन एक्सेट्रा। तो सारे सब्जेक्ट जो कि इन सबको कवर करते हैं वो मेरे स्टेट लिस्ट के अंदर आते हैं। फिर एट प्रेजेंट देयर आर 52 सब्जेक्ट्स इन द कॉन्करेंट लिस्ट, मतलब यूनियन लिस्ट में 100 सब्जेक्ट्स, स्टेट लिस्ट में मेरे 61 सब्जेक्ट्स और कॉन्करेंट लिस्ट में मेरे 52 सब्जेक्ट्स आते हैं। अब इसके अंदर क्या आ गया? इसके अंदर आ गया द लिस्ट इंक्लूड सब्जेक्ट सच एज एजुकेशन, forest, protection of wild animals and birds, electricity, labor, welfare, criminal law and procedure, civil procedure, population control and family planning, drugs etc. तो देख रहे हो ना कि कितनी मेरी 3 तरह की लिस्ट है, जिसमें यूनियन लिस्ट में सारे टॉपिक्स जो कि यूनियन से रिलेटेड हैं वो सारे इंक्लूडेड है, स्टेट लिस्ट में सारे सब्जेक्ट्स जो कि स्टेट से रिलेटेड हैं वो इंक्लूडेड हैं, और कॉन्करेंट लिस्ट में 52 सब्जेक्ट्स हैं जो कि दोनों से रिलेटेड हैं, वो मेरे यहाँ पर इंक्लूड हो गए। फिर है आर्टिकल 245 जो है, मैंने बताया था ना कि आर्टिकल 245 से 255 तक जो भी आर्टिकल्स है वो लेजिस्लेटिव रिलेशन में होता है। अब देखते हैं कि इन आर्टिकल्स में क्या मेंशन है। सो आर्टिकल 245 empowers the center to give directions to the state in certain cases in regards to the exercise of their executive power। तो बेसिकली ऐसा समझ लो कि जो मेरी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट एक हायरार्की ऊपर है, ठीक है, तो एक लेवल ऊपर मेरी सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, जैसे कि यहाँ पर मेरी सेंट्रल गवर्नमेंट है मान लो, ठीक है, उसके एक लेवल नीचे मेरी स्टेट गवर्नमेंट है, उसके नीचे मेरी लोकल गवर्नमेंट है, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम क्या होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का काम होगा कि वो डायरेक्शन दे मेरी स्टेट गवर्नमेंट को, उसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट का काम होगा कि वो डायरेक्शन दे मेरी लोकल गवर्नमेंट को, ठीक। तो ये चीज यहाँ पर यही बताई गई है आर्टिकल 245 में कि सेंटर के पास वो पावर है कि वो डायरेक्शन दे सके स्टेट गवर्नमेंट को। आर्टिकल 249 में क्या बताया गया? आर्टिकल 249 empowers the parliament to legislate with respect to a matter in the state list in the national interest। मतलब बेसिकली हमें पार्लियामेंट को इंपावर करना है, उसको पावर प्रोवाइड करनी है, वो आर्टिकल 249 में कवर है। फिर आता है आर्टिकल 250। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल ही मेंशन किए गए हैं। इसमें आता है आर्टिकल 250, तो द पार्लियामेंट बिकम empowered टू मेक लॉज ऑन द मैटर रिलेटेड टू स्टेट लिस्ट व्हेन नेशनल इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन। तो हम इमरजेंसी प्रोविजंस भी पढ़ेंगे इसी वीडियो में, तब हम देखेंगे कि नेशनल इमरजेंसी भी एक इमरजेंसी का एस्पेक्ट है। तो वहां पर पार्लियामेंट के पास वो बेसिकली पावर है कि वो लॉ को मेक कर सके, लेकिन वो लॉ किसमें होंगे? वो लॉ उसी से रिलेटेड होंगे जो कि सब्जेक्ट्स है मेरे स्टेट लिस्ट के, जब मेरी नेशनल इमरजेंसी हो जाएगी, मतलब जब डिक्लेयर हो जाएगी नेशनल इमरजेंसी, तो पार्लियामेंट के पास वो पावर होती है कि वो लॉ बना सके, लेकिन वो उतने ही लॉ बना पाएगी जो कि स्टेट लिस्ट के अंदर आते हैं। अंडर आर्टिकल 252 द पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू लेजिस्लेट फॉर 2 और मोर स्टेट्स बाय द कंसेंट। और इसमें क्या होगा? पार्लियामेंट के पास वो पावर होगी कि वो 2 या 2 से ज्यादा जो भी स्टेट होंगे उसको लेजिस्लेट कर सकता है, ठीक है। तो ये थी मेरी पहली। दूसरा है मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस स्टेट और सेंटर के बीच में। सो आर्टिकल 256 से 263 एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन से डील करता है। आर्टिकल 256 स्टेट्स दैट द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ एवरी स्टेट शैल बी सो एक्सरसाइज्ड as to ensure compliance with the laws made by the parliament and any existing law which apply in that state, and the executive power of the union shall extend to the giving of such directions to a state as may appear to the government of India to be necessary for that purpose। देखो आर्टिकल 256 में क्या बताया गया है? आर्टिकल 256 में ये बताया गया है कि स्टेट की जो भी पावर है, जो भी एग्जीक्यूटिव पावर है, वो कैसी होनी चाहिए कि वो उसके साथ कंप्लाई करनी चाहिए, मतलब वो जो भी लॉज है मेरे पार्लियामेंट के अंदर वो उसी के हिसाब से होनी चाहिए, ठीक है। और वो चीज यहाँ पर दोबारा बताई गई है कि जो यूनियन है वो क्या करेगा? वो डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा मेरे स्टेट को, ठीक। अब आता है कि मेरे सेंटर और स्टेट के बीच में जो रिलेशन है वो इमरजेंसी क्राइटेरिया में क्या होगा, मतलब अगर पर्टिकुलर जो इमरजेंसी है वो डिक्लेयर कर दी गई है, तब वहां पर सेंटर और स्टेट का रिलेशन कैसे होगा। सो ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी, जो हम आगे पढ़ेंगे, जो कि किसके अंदर आती है? आती है अंडर आर्टिकल 352, द स्टेट गवर्नमेंट बिकम सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका क्या मतलब हुआ कि बेसिकली बोल सकते हो कि सेंट्रल जो गवर्नमेंट है उसका आप बोल सकते हो कि स्टेट गवर्नमेंट को सारी बातें माननी पड़ेंगी सबऑर्डिनेट लेवल में, मतलब वो क्या करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट की हर एक चीज को मानना उसको जरूरी हो जाएगा, क्योंकि वहां पर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। ऑल द एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द स्टेट कम अंडर द कंट्रोल ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। और जितने भी एग्जीक्यूटिव फंक्शन है मेरे किसके? स्टेट गवर्नमेंट के, वो किसके अंडर आ जाएंगे? वो मेरे यूनियन गवर्नमेंट के अंदर आ जाएंगे। मतलब यूनियन गवर्नमेंट के अंदर वो पावर होगी कि वो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को डील कर सके जो भी स्टेट के हैं, ठीक है। फिर है ड्यूरिंग अ स्टेट इमरजेंसी। तो मैं आप ही आगे बताऊंगी कि 3 तरह की इमरजेंसी होती है।
जो भी मेरी, अगर हम लोग बात करें नेशनल इमरजेंसी में, तो उस केस में एग्जीक्यूटिव फंक्शन मेरे किसके पास से जाएंगे, यूनियन गवर्नमेंट के पास। अगर स्टेट इमरजेंसी होगी, जो कि आर्टिकल 356 में मेंशन है, द प्रेसिडेंट कैन अज्यूम टू हिमसेल्फ ऑल और एनी ऑफ द फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट एंड ऑल ऑफ द पावर और एक्साइबल बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटी इन द स्टेट अदर देन द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। तो इसका मतलब क्या है कि स्टेट इमरजेंसी के अंदर क्या होगा कि प्रेसिडेंट अपने को ही सब कुछ समझेगा, वो मान सकता है कि वही है सब कुछ, और सारे जितने भी फंक्शंस और पावर्स होंगी वो मेरे उसके अंदर आ जाएंगी, ठीक है। फिर है अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी आ गई, जो कि आर्टिकल 360 में मेंशन है, द यूनियन में गिव द डायरेक्शन टू एनी स्टेट टू ऑब्जर्व सच कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटी एज मे बी स्पेसिफाइड इन द डायरेक्शन एंड टू द गिविंग ऑफ सच अदर डायरेक्शंस एज द प्रेसिडेंट में डीम नेसेसरी एंड एडिक्वेट फॉर दैट पर्पस, ठीक है। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी में क्या होगा कि यूनियन के पास वो पावर आ जाएगी कि वो स्टेट को डायरेक्शन दे सके फाइनेंशियल एस्पेक्ट में, ठीक है। अब ये फाइनेंशियल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और ये सारी इमरजेंसी क्या है वो हम अभी आगे देखते हैं। लास्ट है मेरा फाइनेंशियल रिलेशन स्टेट और सेंटर के बीच में। द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन आर्टिकल 268 से 293 ऑफ पार्ट 12, तो ये पार्ट 12 में कवर है और ये इसके आर्टिकल हो गए। एलोकेशन ऑफ टैक्स पावर, तो फाइनेंशियल रिलेशन के अंदर सबसे पहले कैसे टैक्स का एलोकेशन होगा वो बताया गया है। सो द कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोवाइडेड द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट विद द इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, इट एलोकेट्स द पावर टू द सेंटर एंड द स्टेट्स इन द फॉलोइंग वे। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, यहाँ पर बताया गया है कि जो फाइनेंशियल रिलेशन की हम लोग बात कर रहे हैं, तो यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू को जनरेट करने का जो तरीका है वो इंडिपेंडेंट है, मतलब कोई किसी पे डिपेंड नहीं है रेवेन्यू से रिलेटेड। और पावर कैसे डिवाइड हुई है, सबसे पहले द पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू लेवाई टैक्सेस ऑन द सब्जेक्ट मेंशन इन द यूनियन लिस्ट। तो जो मेरी पार्लियामेंट है उसको टैक्स लेने की पूरी पावर दी गई है, जो भी सब्जेक्ट्स मेरे मेंशन है यूनियन लिस्ट के अंदर। फिर द स्टेट लेजिस्लेटर हैव एक्जीक्यूटिव पावर, एक्सक्लूसिव पावर टू लेवाई टैक्सेस ऑन द सब्जेक्ट्स मेंशन द स्टेट लिस्ट, मतलब पार्लियामेंट का काम होगा टैक्स को लेना उन सब्जेक्ट्स में जो कि यूनियन लिस्ट से रिलेटेड है। स्टेट लेजिस्लेचर का काम होगा टैक्स लेना उन सब्जेक्ट से जो कि स्टेट लिस्ट में मेंशन है। और बोथ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेटर आर एम्पावर्ड टू, और जो कॉन्करेंट लिस्ट है उसके जो सब्जेक्ट्स हैं वहां से कैसे टैक्स लेना है वो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों रिस्पॉन्सिबल होंगे। द पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू लेवाई टैक्सेस ऑन द मैटर रिलेटेड टू और कुछ रेसिडुअरी जो सब्जेक्ट्स हैं पार्लियामेंट के पास कुछ एक्स्ट्रा पावर होती है कि वहां से वो टैक्स कलेक्ट कर सके। हाउएवर इन केस ऑफ टैक्स रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन जो हमने टैक्स इकट्ठा किया है वहां से जनरेट किया है उसका जब डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सो आर्टिकल 268 स्टेट्स दैट ड्यूटीज आर लेवाइड बाय यूनियन बट आर कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट्स। तो यहाँ पर क्या होगा कि यूनियन की जो ड्यूटी होगी कि क्या यूनियन की ड्यूटी होगी उस जो भी टैक्स आएगा उसको यूज करने की, लेकिन जो स्टेट होंगे वो उसको कलेक्ट करेंगे। सर्विस टैक्स लेवाइड बाय यूनियन एंड कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय यूनियन एंड स्टेट, और जो सर्विस टैक्स है वहां पर भी सिमिलर यही चीज होगी। टैक्स लेविड एंड कलेक्टेड बाय द यूनियंस बट असाइंड टू स्टेट्स, आर्टिकल 269। और जो भी टैक्सेस हैं जो मेरे यूनियन ने कलेक्ट किए हैं वो किसके पास जाएंगे, वो मेरी स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएंगे, जो कि आर्टिकल 269 में मेंशन है, ठीक है। फिर टैक्स लेविड एंड कलेक्टेड बाय द यूनियन बट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट, और कुछ जो टैक्सेस होंगे जो कि यूनियन ने कलेक्ट किए होंगे वो यूनियन और स्टेट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, जो कि आर्टिकल 270 में मेंशन है। फिर है surcharge on certain duties and taxes for purpose of union. Under Article 275, the Parliament is authorized to provide grants and aid to any state as Parliament may determine to be in need of assistance, and different sums may be fixed for different states. तो यहाँ पर क्या होगा कि पार्लियामेंट के पास वो अथॉरिटी है कि क्या करे, वो फंड प्रोवाइड कर सके किसको, अगर पार्लियामेंट को जरूरत है तो, ठीक है। आई होप आप लोग को ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।